Welcome back to Niyogi IS, and today we are talking about helium. All of a sudden, why helium? Why is it in news and why it is important? So let us look into this topic. Let us get an idea. Okay, why helium crisis is so dangerous for us? Why helium crisis is considered to be a critical point? Helium इतना important अचानक से क्यों हो गया है? Let's look into this. First of all, why we are talking about helium today? आज helium के बारे में हम बातें क्यों कर रहे हैं? Okay, because जब से मिडिल ईस्ट का ये वॉर चालू हुआ है तब से ग्लोबल सप्लाई ऑफ हीलियम डिसरप्ट हो रखी है. बेसिकली हीलियम नेवर एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट गैस. मतलब हीलियम जो इट्स इनर्ट गैस, बट ये जनरली नेचुरल गैस के फील्ड्स के अक्रॉस पाया जाता है. वहाँ पे इसका जो है वहाँ से इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है थ्रू क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन. इट इज़ नेवर इंडिपेंडेंटली माइंड. इंडिपेंडेंट माइनिंग इसकी नहीं हो पाती है कभी भी. ओके, सो with the disruption of the entire Middle East और स्पेशली द रीजन अराउंड गल्फ ऑफ हॉर्मुज, हमको क्या देखने को मिल रहा है कि हीलियम की सप्लाई एंटायर ग्लोबल सप्लाई चेन में कम हो गई है. ओके, देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड थ्रू गल्फ ऑफ हॉर्मुज लीडिंग टू लेस हीलियम रीचिंग द वर्ल्ड मार्केट. और इसका स्पेसिफिक इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सेक्टर पे और हैवी हेल्थ केयर सेक्टर, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और इवन स्पेस प्रोग्राम में भी हमको देखने को मिल सकता है. ओके, इफ़ यू नो दैट कतर विच इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द नेचुरल गैस, जहाँ पे हमको हीलियम साथ में मिलता है, वो खुद भी अभी इस वॉर में अटका हुआ है. तो ये भी इसके सप्लाई को कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट करता चल रहा है. सो व्हाट इज़ वन लाइन दैट यू शुड रिमेंबर? एक लाइन आपको जो याद रखने की ज़रूरत है वो क्या है कि गैस वॉर इज़ क्वाइटली मेकिंग आवर हॉस्पिटल बिल्स एक्सपेंसिव. ये जो गैस का वॉर है, ये जो ऑन गोइंग वॉर है, कहीं ना कहीं हमारे हॉस्पिटल बिल्स को भी एक्सपेंसिव बना रहा है. सो लेट अस लुक एट दिस आइडिया कि हीलियम होता क्या है. व्हाट इज दिस हीलियम गैस? हीलियम गैस के बारे में हम क्या जानते हैं? सो इट इज़ द सेकेंड लाइटेस्ट एलिमेंट. फर्स्ट लाइटेस्ट एलिमेंट में कौन सा हो गया आपका? हाइड्रोजन, एंड देन कम्स योर हीलियम. सेकेंड एलिमेंट जो हमारे पीरियोडिक टेबल में आता है वो क्या होता है? हीलियम. इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है. व्हाट आर द क्रिटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हीलियम एज अ गैस? अगर हीलियम को एज अ गैस देखा जाए तो उसके क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं? ये कलरलेस है, ओडरलेस है और कंप्लीटली इनर्ट है. ये जो इसकी कंप्लीटली इनर्ट वाली प्रॉपर्टी होती है ना, ये इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस बनाती है. इट मेक्स इट वेरी मच एप्लीकेबल टू डाइवर्स फील्ड. बहुत सारे डाइवर्स फील्ड में हमको इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है. इनर्ट गैस क्या होती है? जो किसी और गैसेस के साथ या और कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करती. ओके, दे डज नॉट अंडरगो एनी काइंड ऑफ रिएक्शन. कोई रिएक्शन नहीं होता इनका. राइट, दे डू नॉट रिएक्ट, दे डू नॉट बर्न. राइट, सो वन थिंग यू शुड नो, इट इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन द यूनिवर्स. पूरे यूनिवर्स में ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस है आफ्टर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस जो आपको यूनिवर्स में मिलती है, फॉलोड बाय हीलियम. बट एट द सेम टाइम अर्थ में नहीं पाई जाती. ओके, व्हेन इट कम्स टू अर्थ इट इज़ वेरी रेयर. अर्थ में बहुत ही रेयर एलिमेंट्स में, बहुत रेयर जगहों पे ये हीलियम मिलती है. इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इट इज़ इट्स एटॉमिक मास. इट्स एटॉमिक मास इज सो लो दैट इट स्केप्स द अर्थ एटमॉस्फेयर. ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को हमेशा स्केप कर जाती है. राइट, इट अर्थ ग्रेविटी में इट स्केप्स द अर्थ ग्रेविटी बिकॉज ऑफ इट्स एटॉमिक मास. कम एटॉमिक मास होने की वजह से अर्थ की ग्रेविटी को को स्केप करके बाहर निकल जाती है. सो वंस इट एंटर्स द एटमॉस्फेयर, ये हमेशा के लिए लॉस हो जाती है. जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में आएगी, इट विल स्केप द एंटायर एटमॉस्फेयर टू द आउटर स्पेस. एटमॉस्फेयर से बाहर स्पेस में निकल जाएगी और it will be completely lost. So it is non-renewable in nature. So once it is lost into the atmosphere, it is considered to be gone forever. मतलब हमेशा के लिए ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ जाती है. ओके, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली फ्रॉम नेचुरल गैस. नेचुरल गैस से हम इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं वाया क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन. क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन के थ्रू हम इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं. ऑलराइट, क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन क्या होता है? ठंडा करके किसी भी चीज़ को वेरी लो टेम्परेचर. क्रायोजेनिक इज़ वेरी वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर. जब क्रायोजेनिक क्या होगा कि जब हम एयर को या फिर गैसेस को लिक्विड फॉर्म तक लेकर आ जा रहे हैं, उसको हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर जा रहे हैं, तब उसको हम क्रायोजेनिक कहते हैं. और इस क्रायोजेनिक कंडीशन में जब डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है, डिस्टिलेशन मीन्स फ्रेगमेंटेशन ऑफ लिक्विड या लिक्विड को अलग अलग करना उसके डेंसिटी के बेसिस पे, इसको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं. सो हीलियम का प्रोडक्शन कैसे होता है कि पहले हम नेचुरल गैस को लिक्विफाई करते हैं और फिर उसके बाद उसका डिस्टिलेशन करते हैं. ये क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन कहलाता है, जिसके थ्रू हीलियम प्रोड्यूस होती है. इट इज़ कॉस्टली प्रोसेस, इट्स अ एक्सपेंसिव प्रोसेस. ओके, सो लेट अस लुक इनटू व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट. अचानक से हीलियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? सो वन ऑफ द क्रिटिकल एप्लीकेशन पार्ट अगर आप देखेंगे हीलियम का, तो वन ऑफ द क्रिटिकल एप्लीकेशन इज इन दी एमआरआई मशीन्स. एमआरआई में जो मशीन्स होती हैं उनमें जो है हीलियम को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल में लाया जाता है. उसमें हीलियम का रेगुलर एप्लीकेशन रहता है. हीलियम गैस जो होती है, इट इज़ द ओनली गैस जो अभी अर्थ में है जिसके थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं? हम जो है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को कूल कर पा रहे हैं अप टू -129 डिग्री सेल्सियस. ओके, अगर आपको सुपर कंडक्टर का
एप्लीकेशन पता हो या सुपर कंडक्टर की फंक्शनिंग के बारे में अगर पता हो, सो दे रिक्वायर वेरी वेरी लो टेम्परेचर। सुपर कंडक्टर कोई भी चीज़ कम बनता है जब आपका टेम्परेचर क्या होता है, वेरी लो, बहुत कम टेम्परेचर होता है, तब कोई भी चीज़ सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट होती है। सो जो लिक्विड हीलियम है, इट इज़ द गैस विच एक्चुअली कूल्स डाउन द सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। एमआरआई मशीन में जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट लगा होता है उसको जो ठंडा करने का काम होता है वो कौन सी गैस करती है, हीलियम गैस करती है। ओके, इट इज नो अदर एलिमेंट एक्चुअली इज एबल टू डू इट। हीलियम इज इरिप्लेसेबल हियर। यहाँ पे हीलियम का कोई रिप्लेसमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है एमआरआई स्कैन में। ओके, सो सप्लाई शॉर्टेजेस होगा तो ऑटोमेटिकली स्कैन कॉस्टलियर होंगे, स्कैन कॉस्टलियर होंगे तो ऑटोमेटिकली हॉस्पिटल सेटअप में हमें डिलेज और irregularities देखने को मिल सकती हैं। सो दिस इज वाई हीलियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर सेक्टर। हीलियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमआरआई स्कैन्स के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो दे आर क्रिटिकल फॉर डायग्नोसिस ऑफ अ लॉट ऑफ डिजीजेस एंड इशूज़, है ना। हमारे बॉडी का पूरा स्कैन होता है एमआरआई के थ्रू और बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग इन आवर सिस्टम। ऑलराइट, सो एमआरआई स्कैन में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आ जाती है। इसके अलावा हीलियम का एक बहुत अच्छा यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है टू एंश्योर प्रेशराइज्ड फ्यूल टैंक सिस्टम इन रॉकेट्स एंड स्पेस क्राफ्ट। प्रेशराइज्ड फ्यूल टैंक सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, जो फ्यूल आप जब एंटर करता है, जो स्पेस क्राफ्ट हो गए या फिर अदरवाइज आपके रॉकेट्स हो गए, इसमें जो फ्यूल एंटर करता है बहुत ही हाई प्रेशर से इंजेक्ट किया जाता है। उसको जब भी आप जो है इंजन में डालोगे बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पे डालोगे। सो ये हाई प्रेशर कैसे मेंटेन हो पा रहा है, ये हाई प्रेशर कैसे हम जो है अटेन कर पा रहे हैं, तो उसमें भी हीलियम गैस का इस्तेमाल होता है। हीलियम गैस के थ्रू हम ये हाई प्रेशर जनरेट करते हैं। ओके, हीलियम गैस ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हीलियम इन इटसेल्फ इज इनर्ट गैस। यहाँ पर हीलियम मैंने क्या बताया, एक इनर्ट गैस होती है, तो यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन या फिर अदर फ्यूल एलिमेंट्स होते हैं रॉकेट के, उसके साथ ये गैस रिएक्ट नहीं करती। ऑलराइट, दैट्स वाई वी यूज हीलियम टू बिल्ड प्रेशर इन द फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक में प्रेशर बिल्ड करने के लिए हम हीलियम गैस का यूज़ करते हैं इन रॉकेट एंड स्पेस क्राफ्ट। वाई, बिकॉज इट इज़ अ इनर्ट गैस। ऑलराइट, ये एक अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे भी वर्क कर पाती है। इट स्टेज इन गैशियस नेचर, वो गैशियस नेचर पे रह पाती है अल्ट्रा लो टेम्परेचर के बावजूद भी। ऑलराइट, एंड हेंस रॉकेट फ्यूल्स को स्टोर करने और उसको प्रेशराइज करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑलराइट, इट इज़ नॉन रिएक्टिव जैसे कि मैंने बताया, सो इट कैन बी सेफली यूज इन द रॉकेट सिस्टम। रॉकेट सिस्टम में आराम से इसे यूज़ किया जाता है बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो आपको इसको देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं बलून और एयरशिप्स में भी देखने को मिलता है। बेसिकली बोथ हाइड्रोजन एंड हीलियम आर लाइट गैसेस, तो अगर आप इसको बलून में कभी भरोगे तो बलून ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। बट डिफरेंस कहाँ एग्जिस्ट करता है, डिफरेंस एग्जिस्ट करता है इनके इन्फ्लेमेबिलिटी में। ओके, बेसिकली क्या होते हैं, जो आपकी हीलियम एज अ गैस है वो नॉन फ्लेमेबल इन नेचर है। इट कैन नॉट बी फ्लेम्ड, इट कैन नॉट बर्स्ट, ठीक है, इट कैन नॉट बर्न। ऑलराइट, हीलियम बर्न नहीं करेगा इन कंपेयर टू हाइड्रोजन विच कैन एक्चुअली बर्न, है ना। हाइड्रोजन बर्न करता है, इट इज फ्लेमेबल, वाइल हीलियम जो है वो क्या है, इनफ्लेमेबल, नॉन फ्लेमेबल गैस होती है। इट कैन नॉट बी बेसिकली रिएक्ट, इट कैन नॉट बर्न। ऑलराइट, सो ये सेफर होती है कंपेयर टू हाइड्रोजन फॉर लिफ्टिंग एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम को ऊपर उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, बलून या फिर अदरवाइज जो सिस्टम्स हैं उसके लिए इसको सेफ कंसिडर किया जाता है। ऑलराइट, तो जो वेदर बलून्स हो गए, सर्वेलेंस रिलेटेड बलून्स हो गए, इनमें हीलियम का यूज़ हमको ज़्यादातर देखने को मिलता है। ऑलराइट, अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। सो व्हाट इज द इशू, सप्लाई चेन में अब क्या इश्यूज आ गए, ये तो समझ में आया कि हमें हीलियम के क्या क्या यूटिलिटी है। नाउ व्हाट आर द इश्यूज इन सप्लाई चेन। सो हीलियम बेसिकली एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है, नेचुरल गैस फील्ड से। दे आर नॉट माइंड सेपरेटली, सेपरेट माइनिंग इनकी नहीं पॉसिबल है। सो दैट इज क्रिएटिंग द फर्स्ट इशू, क्योंकि आप देखोगे जितने भी इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस के फील्ड्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो जो है आपके स्ट्रे ऑफ हॉर्मूज, पर्शियन गल्फ और इन सारी जगहों पे लोकेटेड है विच आर ऑलरेडी इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन, है ना। इसके अलावा आप देखोगे तो कॉन्फ्लिक्ट रीजन में अगर रेस्ट्रिक्शन हो रखे हैं, शिपिंग के भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ पे सप्लाई चेन रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो भी ग्लोबल हीलियम शॉर्टेजेस क्रिएट कर रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू इंडिया इन स्पेसिफिक, अगर इंडिया की स्पेसिफिक बात करें तो हम अपना जो है ऑलमोस्ट एंटायर जो हमारा हीलियम है वो क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं एग्जिस्ट करता, हम हीलियम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। रिजल्ट क्या है, आवर हॉस्पिटल are facing supply delays and cost spike for MRI operations। MRI के यूज़ के लिए डेफिनेटली आपके कॉस्ट जो है धीरे धीरे बढ़ने लगेगी इसके कारण। राइट, सो व्हाट आर द की टेकअवेज फ्रॉम दिस इज वेरी सिंपल। हीलियम इज अ फाइनाइट, नॉन रीन्यूएबल एंड नॉन सब्सटीट्यूटेबल इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। हीलियम जो गैस है वो क्या है, एक फाइनाइट रिसोर्स है हमारे पास, इट इज़ नॉन
रीन्यूएबल, इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ नॉन सब्सटीट्यूटेबल, मतलब इसका कोई और अल्टरनेट नहीं एग्जिस्ट करता है इन द क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, सो जियो पॉलिटिकल टेंशन जो भी अभी चल रहे हैं, इट नॉट ओनली जस्ट अफेक्टिंग द ऑयल, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑयल को इम्पैक्ट नहीं कर रहे, वो कहीं ना कहीं हमारे स्पेस और हॉस्पिटल्स और स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को भी अफेक्ट कर रहे हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इंडिया स्टार्ट रिसाइकलिंग, डेवलपिंग द सिस्टम विच कैन रिसाइकल दिस हीलियम को रिसाइकल करने के सिस्टम डेवलप करने पे इंडिया का स्ट्रॉन्ग फोकस होना चाहिए। ऑलराइट, जस्ट लाइक ग्रीन हाइड्रोजन, देयर एग्जिस्ट नो अल्टरनेटिव ऑफ हीलियम, है ना, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वैसे हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है ग्रीन हीलियम प्रोड्यूस करने का। सो इट इज़ ड्यू टाइम इंडिया स्टार्ट टू फोकस अपॉन recycling the available helium so that we can reduce our import dependency. It is important कि हम इसका रिसाइकल करना सीखें ताकि हमारी import dependency जो है हीलियम के केस में वो reduce हो सके। So I hope this idea is clear. Do basically look into this aspects and look into the news associated with it, that why helium supply is so important, helium की इतनी importance क्यों है। Alright, so that is it from my end. If you have any doubt, do let us know on the comments.